मुद्दा जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट का है और इस एक्ट के तहत कैसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी के हक को समझें, कैसे अपने अधिकार को जाने और कैसे ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करें, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ NS नपई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जागरूकता बहुत कम है, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों में मालूमात बहुत कम है और उसमें भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर उनके क्या हक हैं और किस तरह से अगर उनके बच्चे या उनके परिवार वाले उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो अपने अधिकार को जो है वो लागू कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में मुझे बताएं कि ये ओवरऑल एक्ट का गठन कब हुआ था और इसके तहत किस तरह के अधिकार दिए गए हैं वरिष्ठ नागरिकों को। थैंक यू। ये जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी सीनियर सिटीजन्स को इसके बारे में पता होना, क्योंकि आप जो एक्ट के बारे में बोल रहे हैं 2007 में आ चुके हैं। तो इंडिया में आप कल्चरली देखेंगे तो ये स्वाभाविक था कि हम लोग हमारे माता पिता को या बुजुर्ग लोगों का देखभाल करेंगे। फिर भी जब आप सवाल उठाते हैं ना, तब मुझे वो बागबान का सिनेमा का याद आते हैं, जहाँ पे बहुत ही जो माता पिता जिसके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो लोग उसका तो सेटल करा देते हैं और उसके बाद उनके पास उनका अपने के लिए पैसा नहीं रहता है। वही तो बेसिक स्टोरी था और ये तो हो रहा था और इसीलिए ये एक्ट का ज़रूरत आए थे। तो इसके पहले ऑटोमैटिकली मेंटेनेंस तो माँग सकते थे, मगर वो स्टैट्यूटरी राइट जैसे नहीं था। 2007 से 2 तरीके का प्रोटेक्शन ये एक्ट के अंदर दिए हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको महीने का मेंटेनेंस, आपका अपना पैसा नहीं है या अपना प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें से आपको इनकम मिल रहा है। अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपके पास तरीका नहीं है और आप माता-पिता है और या बुजुर्ग लोग हैं, आपका हक हो गया ये एक्ट के अंदर। 2007 की एक्ट है ये, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स करके। ये लास्ट पार्ट ना सीनियर सिटीजन्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि एक रिलेटिव होकर सिर्फ आपकी माता-पिता का देखभाल करना काफ़ी नहीं है। शायद बच्चे लोग नहीं है कोई सीनियर सिटीजन का, तब तो रिलेटिव्स का भी ड्यूटी बनते हैं वो सीनियर सिटीजन्स को देखभाल करने का। इसके अंदर आपको सिविल राइट्स भी है और क्रिमिनल पेनल्टीज भी है। तो ये तो एक चीज है जो महीने का मेंटेनेंस लेने के लिए, ये जैसे सिविल रेमेडीज जो ये 2000 एक्ट में है, वैसे ही क्रिमिनल प्रोविजन में 125 सीआरपीसी में भी पहले से ही थे और उसको तो अभी अच्छी तरह से एक्सपैंड भी किए हैं कि सीनियर सिटीजन्स के पास उनका अपना पैसा नहीं है उनको देखभाल करने के लिए, तो तब उनका बच्चे लोगों को तो उनका देखभाल करना ज़रूरी है। वो नहीं कर रहे हैं तो ये एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर 2007 का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूँ समझ लीजिए आपके पास तो पैसा नहीं है अपने आप को देखभाल करने के लिए, तो आप कहाँ का आके आपने केस दर्ज करेंगे, है ना? तो उसके लिए वो ऐसे राइट आपको दिए गए हैं कि आप अपने आप भी फाइल कर सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी तरफ से फाइल कर सकते हैं। और बागबान का एग्जाम्पल इसीलिए मैंने लिए थे, सेकंड पार्ट जो दिए हैं एक्ट में प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके अंदर ऐसे है कि माँ-बाप ने ऐसे उनके बच्चे लोगों के बेनिफिट के लिए या किसी और रिलेटिव के बेनिफिट के लिए उनका प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दिया और उसके अंदर उनको मेंटेनेंस महीने का आना चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए। और जो लोग तो जिसने प्रॉपर्टी मिले हैं उन्होंने नहीं कर रहे हैं और ऑटोमैटिकली वो जो ट्रांसफर किए हैं ना, उसको वॉइड मतलब वो आगे से वो लीगली इफेक्टिव नहीं, ऐसे ये ऑर्डर लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी वापस वो माता-पिता जिसने ट्रांसफर किए थे या बुजुर्ग लोग जो ट्रांसफर किए उनके पास वापस आ जाएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक राइट उनका है कि मेंटेनेंस महीने का मिलने का है और वो मेंटेनेंस नहीं दिए हैं तो वो भी
प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लेने के लिए, एस्टेट से लेने के लिए वो भी हक दिया गया है। और लास्टली जैसे मैंने ऑलरेडी बोली थी, वो माँ-बाप या बुजुर्ग लोग तो फाइल नहीं कर पा रहे हैं पिटिशन ट्राइब्यूनल के सामने कि मेरा ये जो हक है वो नहीं मिल रहा है करके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बोल रहे हैं ना, जो ये माता-पिता या सिटीजन्स का राइट्स के लिए तो जो लड़ रहे हैं, वो भी केस फाइल कर सकते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि स्टैट्यूटरी राइट के अंदर जो माता-पिता का और बुजुर्ग लोगों का देखभाल करने के लिए जो भी है, वो सब है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है? बुजुर्ग लोगों को देखभाल करने के लिए, उनका हेल्थ के लिए, उनका मेडिकल असिस्टेंस के लिए, ये सब भी ये एक्ट के अंदर प्रोविज़न किए गए हैं। ये बताइए, आपने तमाम बातें समझा दी कि एक्ट के तहत क्या-क्या चीज़ें आती हैं और कैसे अपनी प्रॉपर्टी का हक अगर आपको वापस लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। जिन शर्तों पर आपने प्रॉपर्टी दी थी अपने बच्चों को, अगर वो पूरी नहीं होती है तो आपके पास आपकी जायदाद वापस भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इवन इफ आपके पास बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके लिए वो केस फाइल कर सकती हैं और लड़ भी सकती हैं, आपकी तरफ से किस तरह के प्रूफ्स या किस तरह की जानकारियाँ उनको देनी पड़ेंगी? बिकॉज प्रोवाइड तो आपको करना पड़ेगा, जो भी केस मटेरियल होगा उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने निकाले हैं। तो जब भी आपको ये केस दर्ज करने हैं या शुरुआत करना है एक केस, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये दिखाना पड़ेगा क्या है आपके पास प्रॉपर्टी, क्या नहीं। क्योंकि शुरुआत में जो भी डिफेंस निकालेंगे, वो सबसे यही पहला यही डिफेंस निकालेंगे कि अपने आप आपको देखभाल करने के लिए प्रॉपर्टी है, आपके पास उसके लिए तो तरीका है, मगर ये तो हैरेस करने के लिए अननेसेसरली आप फाइल कर रहे हैं। या प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर किया और आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी वापस लेना है तो ये फॉल्स केस फाइल कर रहे हैं, ऐसे सब तो बोल सकते हैं लोग। आप जब भी आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक बार लेटर लिख दीजिए, उसको तो रजिस्टर्ड पोस्ट में भिजवा दीजिए। ये भी प्रूफ दिखा दीजिए कब तक मेंटेनेंस मिल रहा है, कब से नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर हो सकता है तो मेंटेनेंस आप बैंक अकाउंट की तरफ से ले लीजिए, क्योंकि तब तो आप दिखा सकते हैं कि ऑटोमैटिकली जो आ रहे थे, जैसे पेंशन है, वैसे ही बैंक अकाउंट में आ रहे हैं और सडनली रुक गया, तो वो दिखा सकते हैं। कानून में ऐसे है, जो नहीं है मतलब तो नेगेटिव प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये प्रूव कर सकते हैं कि एनएस नपिन्नई जैसे एक लेडी है, एनएस नपिन्नई करके एक वकील है। मगर ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एनएस नपिन्नई करके कोई नहीं है? तो वही बोलते हैं कि नेगेटिव प्रूफ करना ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव प्रूफ करना मुश्किल है। यहाँ पे मगर प्रॉब्लम ये है कि आपको तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको तो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, आप परेशानी में हैं, राइट? तो इसमें ये सब तरीका आप ले सकते हैं कि ये जो रूटीन में हो रहा है, सडनली रुक गया तो उसके बारे में आप दिखा सकते हैं। जो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आपका देखभाल ही नहीं हो रहा है, तो वो भी आपके एफिडेविट की तरफ से बोल सकते हैं। आस-पास में जो लोग हैं, आपका नेबर्स होगा या फ्रेंड्स होगा या फैमिली होगा, उनका एफिडेविट की तरफ से भी आप वो दिखा सकते हैं। तो ये सब तो सिर्फ एक तरीका है, मगर सिर्फ यही नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन-सा डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना है, कैसे करना है, क्या प्रूफ करना है, मगर बेसिकली बस ये दिखाना पड़ेगा कि आप परेशानी में हैं, आपका अपना पैसा नहीं है आपको देखभाल करने के लिए और जिसको देखभाल करना है वो नहीं कर रहा है। जो बॉडीज़ का आपने ज़िक्र किया जो सहायता करती हैं वरिष्ठ नागरिकों की, वो उनकी शाखाएं हर राज्य में है। क्या वो पैन इंडिया सर्विसेज देती हैं? आपका सवाल का पहला पोर्शन नहीं सुनाई दिया। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो बॉडीज़ और जो इंस्टीट्यूशंस आपने कहीं कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करती हैं, तो वो क्या पैन इंडिया अपनी सर्विसेज देती हैं कि वो किस थोड़े तो राज्यों कुछ वो तो राज्यों तक ही सीमित है? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है ना।
ऑर्गेनाइजेशन तो देखते हैं उनका तो कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बताएगा। ऐसे नहीं है कि सभी का पैन इंडिया होता है या सभी का सिर्फ लोकल होते हैं। मगर मेरे ख्याल से जब भी आपको मदद चाहिए, ज़्यादातर जब आप लोकली जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, वो पकड़ना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको याद रखना चाहिए। एक चीज़ तो सॉरी मैं वापस बागबान पे जा रही हूँ, मगर इसीलिए वो एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ क्योंकि बागबान में क्या दिखाते हैं कि बहुत ही आई मीन लाइक रिच फैमिली में भी ऐसे हो सकते हैं। मगर नॉर्मली क्या होता है कि ये बहुत ग्रास रूट लेवल में जो ऑलरेडी बहुत पुअर है और जितना भी छोटा-मोटा का पैसा उनके पास है, यूँ समझ लीजिए ज़्यादातर केसेज़ ऐसे आते हैं जो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं, वो पैसा वो बच्चे लोगों के ऊपर खर्च करा देते हैं। उसके बाद उनके अपने के लिए तो पैसा नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ये सब सिचुएशन में, विलेजेस में, तो हम लोगों को तो सिटीज़ के बारे में या रिच जिसके पास पैसा नहीं है, बच्चे लोग बहुत ही वेल्थी है फिर भी देखभाल नहीं कर रहे, सिर्फ वो नहीं देखना है, हमको ग्रास रूट लेवल पे भी देखना ज़रूरी है। और वो सब में सब मैम इन सब में एक सिचुएशंस चीज़ ये में होती है वो जी, लोकल इन सब ऑर्गनाइज़ेशंस है वही हेल्प करते जी। हैं। अच्छा, बट मैम इन सब में देखिए एक तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, एक तो आर्थिक सहायता जो आपको नहीं मिली है, लेकिन साथ ही मेंटल टॉर्चर भी तो होता है। एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर इमोशनल हैरेसमेंट की भी बात है। तो क्या पेरेंट्स या जिन वरिष्ठ नागरिकों की हम बात कर रहे हैं जो अपने बच्चों के खिलाफ इस तरह के केसेस करना चाहते हैं, क्या वो इसकी भी डिमांड रख सकते हैं, इस तरह के हैरेसमेंट की भी डिमांड क्या रख सकते हैं? कोर्स रख सकते हैं मगर ये जो कानून के हिसाब से जो भी है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो इफ यू लुक एट द केसेस जो केसेस 125 सीआरपीसी में फाइल करते हैं, उसमें तो ये भी एक ग्राउंड निकालते हैं यूजुअली। मगर ब्रॉडली ऑलराइट, तो जो जी। ऑर्डर आएगा, वो तो मेंटेनेंस हुँ, के लिए ही आएगा। जैसे बिल्कुल, भी वो बिल्कुल। ग्राउंड हो सकते हैं, मेंटेनेंस तो मेन रिलीफ होते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद नपिनी मैम, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को और ख़ास तौर से वरिष्ठ नागरिकों को बताया उनके अधिकारों के बारे में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर नुस्खे हम आपको बता रही हैं। ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे आपके लिए सही फंड कौन सा है इस मुद्दे पर। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और साथ ही यूट्यूब पर अगर हमें देखते हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।